हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग सही होगे, अच्छे होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आते चले जा रहे हैं, बच्चों की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब इस चैनल पर आपको हर वो क्लास मिलेगी जो एग्जाम में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों, बच्चों का कमेंट आया था कि सर, जो हर्षरूप शर्मा लेखक हैं उस बुक के चैप्टर नंबर 6 के सभी एग्जाम्पल सॉल्व करवा दीजिए। तो दोस्तों, इसी तरीके से बच्चों का ध्यान रखते हुए तो आज हम चैप्टर नंबर 6 है अवकलज के अनुप्रयोग। तो इनके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सभी एग्जाम्पल को एक एक करके सॉल्व करेंगे और बच्चों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जहां तक है तो आपको जितनी जरूरत होती है उससे कई ज़्यादा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको इजी तरीके से ये उदाहरण भी सॉल्व करने आ जाए। दोस्तों, एग्जाम में एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन एग्जाम्पल भी काफ़ी आते हैं। तो एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं वो आप सॉल्व करिए और उनको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम रह गया है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक है, तो उस बेसिक को सबसे पहले देखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले आपको अवकलन करने आने चाहिए, ठीक है। जो फलन दिए रहते हैं उनके अवकलन। तो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग एक्सरसाइज में जो भी अवकलन आए थे, जो भी अवकलन एक्सरसाइज में थे, उनको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो उसी के अनुसार उसी का अनुप्रयोग इसी में है, ठीक है। तो अवकलन करने अगर अच्छे से आते हैं तो आप ये अवकलज के अनुप्रयोग भी अच्छे से समझ लोगे। तो जैसे कि आपने अवकलन किया, ये dv ओवर dt है, dv ओवर dt। तो यहाँ क्या है, b को लेट कर लिया, यहाँ वेग है, और ये t क्या है, समय है। t क्या है, समय है। तो ये क्या है, ये t के सापेक्ष इस वेग का अवकलन हुआ है। t के सापेक्ष इस वेग का अवकलन हुआ है। या हम कह सकते हैं कि जो वेग v है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तनशील राशियां हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो v वेग है, इसी तरीके से हम बात करें यहाँ, इसी तरीके से दोस्तों बात करें dv बटे dt। अब यहाँ पर ये v को लेट कर लिया, वॉल्यूम है, आयतन। तो आयतन में किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष, ठीक है। ये t के सापेक्ष, इसे कहेंगे समय। तो आयतन में समय के सापेक्ष यहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तनशील राशियां हैं। इस एक्सरसाइज जो यहाँ पर है 6A, ठीक है दोस्तों। 6A में इस टाइप के क्वेश्चन है जिनमें आपको कुछ सूत्र भी याद रखने पड़ेंगे, जैसे आयत संबंधी सूत्र, ठीक है। नंबर 2 वर्ग संबंधी सूत्र, नंबर 3 घन संबंधी सूत्र, और नंबर 4 घनाभ संबंधी सूत्र। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 जो स्पेयर होता है, गोला, ठीक है, तो गोले से संबंधित सूत्र, और नंबर 6 यहाँ पर वृत्त से संबंधित सूत्र, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी के आपको सूत्र आने चाहिए, लर्न होने चाहिए, तब हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आपने यहाँ देखा कि ये जो राशियां हैं, जैसे v वेग है वो समय के सापेक्ष बदल रहा है, यहाँ वॉल्यूम ये किसके सापेक्ष बदल रहा है, ये बदल रहा है यहाँ पर समय के सापेक्ष, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यदि आता है dA बटे dt, तो ये किसके सापेक्ष, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल, इसे एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर समय, टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है किसी का, वृत्त का या फिर आयत का, तो वो समय के सापेक्ष यहाँ परिवर्तनशील है, बदल रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब इसके कुछ सूत्र हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो आयत का सूत्र, तो दोस्तों देखिए, आयत से संबंधित सूत्र क्या है, आयत, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 आयत का क्षेत्रफल,
तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल है तो ए डाल दीजिए यहाँ पर एरिया, और यहाँ पर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को एल मान लीजिए और चौड़ाई को बी, यहाँ पर ब्रेथ हो गया। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका मात्रक क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो भी मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मात्रक स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो आप लोग वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी क्षेत्रफल आएगा किसी का तो वो किस में होगा? वर्ग में होगा। ठीक है, वर्ग मात्रक। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हो कि ये क्षेत्रफल है या आयतन है। जैसे यहाँ पर बात की है 9 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, तो ये क्या दिया है? ये समय के सापेक्ष किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो बदल रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम अवकलन की भाषा में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर जैसे क्षेत्रफल होगा तो ये डीए हो गया, और ओवर यहाँ डीटी। तो समझ लीजिएगा डीए ओवर डीटी आपको दिए रखे हैं। तो क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में क्या होता है? वर्ग मात्रक। अब यहाँ किसमें इसको मेजर किया गया? मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरीके सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ पर दिया होता 9 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो मात्रक होता है घन में होता है। जैसे घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है, तो समझ जाइएगा आप यहाँ पर ये दिया है वॉल्यूम डीवी बटे डीटी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नंबर 2, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो परिमाप पेरीमीटर होता है तो पी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? 2 इंटू लंबाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब इसका मात्रक यूनिट क्या होगा? यहाँ पर सीधा सीधा मात्रक लिख लीजिए। या फिर जैसे मीटर हो तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर या वर्ग नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग में देख लीजिए क्या होता है। वर्ग में ये पॉइंट 1 डाल दीजिए और इस पॉइंट को 2 डाल दीजिए। नंबर 2 वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर में क्या? नंबर 1 वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा वर्ग। ठीक है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, अब इसमें देखिए जब भुजा 2 है और इंटू में है तो यहां भी वर्ग मात्रक हो जाएगा। अब जैसे सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर हो तो यहां पर वर्ग मीटर। नंबर 2 वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। अब देखिए इसमें एक साइड है, एक भुजा है, तो यहाँ पर केवल मात्रक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। इसके बाद नंबर 3 घन में देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों नंबर 3 घन क्यूब। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितने फलक होते हैं? 6, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए भुजा पर स्क्वायर हो तो ये वर्ग मात्रक इसका भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब यहाँ इसका नंबर 2 देखिए क्या होगा? नंबर 2 होगा घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम v इज इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा भुजा की जो घात है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ 3 घात है तो यहाँ पर घन मात्रक हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? घन मात्रक। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। जो भी इस एक्सरसाइज में और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में सूत्र प्रयोग होंगे उन सूत्रों को आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये सभी सूत्र जो है नोट कर लीजिए। और इसके बाद घनाभ में देखिए, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए। एग्जाम करीब आ रहे हैं और अच्छा स्कोर करिए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जहां तक है आपको इस चैनल पर क्लास विधिवत तरीके से मिलती रहेगी।
तो देखिए इसके बाद घनाभ में, नंबर 4 घनाभ में, तो नंबर 1 घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहाँ पर एल क्या है लेंथ होगी लंबाई, बी ब्रेथ होगी चौड़ाई, और इसके बाद बी एच हो गया यहाँ पर हाइट। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, ये भी साइड ये भी साइड, और साइड में साइड का मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। ठीक है दोस्तों, वर्ग मात्रक। इसके बाद घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसे लिखेंगे घन मात्रक। इसे क्या लिखेंगे, घन मात्रक। इसके बाद देखिए गोले में क्या है, स्पेयर। तो नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आर क्या है दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या है जिसे हम रेडियस कहते हैं, तो इसे लिखेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक, क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। इसके बाद यहां पर लिखिए गोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये आर यहां पर त्रिज्या और पाई क्या है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, अब देखिए यहां पर गोला हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर वृत्त, तो वृत्त के बारे में देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद वृत्त के बारे में देखिए, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके बाद आप अच्छे से इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। तो वृत्त में वृत्त जो भी इस एक्सरसाइज एग्जाम्पल में प्रयोग होंगे वो सभी लिखा दे रहे। तो नंबर 1 वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या है त्रिज्या और पाई कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान होता है 22/7। अब यहाँ वर्ग है तो वर्ग मात्रा लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद यहां पर कट करो, तो दोस्तों यहां पर देखिए नंबर 2 वृत्त की परिधि, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगी 2 पाई आर, और यहाँ क्या रहेगा केवल मात्रक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वृत्त का व्यास 2r। ठीक है, तो वृत्त में इतना देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 और रह गए, बेलन, सिलेंडर और कौन शंकु। तो शंकु में देखिए शंकु, ठीक है, इसे कहते हैं कौन। तो नंबर 1 शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा दोस्तों पाई आर एल। एल क्या है तिरछी ऊंचाई, आर क्या है त्रिज्या, और पाई तो जानते ही हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ, इसे यस लिखिए सरफेस। ठीक है, सरफेस ऑफ कौन, तो पाई आर एल यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग मात्रक। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ शंकु का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा इसका आयतन।
अब देखिए यहाँ ये भुजा और ये यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, घन मात्रक। क्या हो जाएगा दोस्तों, घन मात्रक। इसके बाद देखिए यहाँ पर रह गया बेलन। तो बेलन में, सिलेंडर में क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहां लिखिए सरफेस ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। इसके बाद नंबर 2, बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये आर और ये एच, तो यहाँ वर्ग मात्रक लिखिएगा। और आयतन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेलन के आयतन में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा घन मात्रक। कितना, घन मात्रक। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी सूत्र इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में और एग्जाम्पल को सॉल्व करने में प्रयोग किए जाएंगे वो लिखती है, तो इनको आप लर्न कर लीजिए। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है इसका, यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये सूत्र, इससे आप इन सूत्रों को पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 10th में, तो फिर भी इन सूत्रों को लिख लीजिए और अच्छी तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है। तो देखिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट है, इसका हल। तो इसमें क्या कहा गया, एक गतिमान बिंदु ए, कोई एक बिंदु है गतिमान बिंदु ए का वेग बी टी सेकेंड में कितना दिया है, गतिमान बिंदु है उसका वेग टी सेकेंड में कितना है, बी एक समीकरण द्वारा दिया गया, बी बराबर 1 माइनस का 5t स्क्वायर। अब इसका निकालना क्या है, दिया जाता है उस बिंदु का त्वरण निकालिए। तो दोस्तों त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ठीक है, वेग बटे समय। तो यहाँ क्या आना चाहिए, वेग, और इसमें क्या आना चाहिए, बटे समय आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहां dv बटे dt इज इक्वल टू d ओवर dt 1 माइनस 5t स्क्वायर। आप लोगों ने अवकलन अच्छी तरीके से स्टडी किए होंगे, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसका जब 1 का जब हम अवकलन करेंगे, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका हो जाएगा 0। अब यहाँ पर d ओवर dt जब यहाँ आएगा तो d ओवर dt, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा dt, और यहाँ t स्क्वायर। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0 माइनस, ये हो गया 5, और ये पावर कहाँ जाती है, इनटू में, और पावर से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ आ गया 1। तो इस तरीके से कितना आ गया, माइनस का 10t। तो dv ओवर dt कितना आ गया, 10t। अभी क्या वेग और ये समय, तो वेग बटे समय को क्या कहते हैं, त्वरण। तो इस तरीके से ये एक्सीलरेशन आ गया, कितना आ गया यहाँ पर। अब इसका मात्रक भी लिखिए। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक वेग, वेग का मात्रक होता है यहाँ पर मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसमें दिया किसमें था, ये यहाँ पर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका ये मात्रक होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसका त्वरण आ गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसमें जो दिया जाए उसको लिखिए, और जो पूछा जाए उसको लिखिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, तो वृत्त के परिवर्तन किसके, क्षेत्रफल की, तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2 ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है डी ए बटे डी आर। क्यों, त्रिज्या के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष होता है वो कहाँ रहता है, हर में रहता है। तो डी ए बटे डी आर यहां पर आपसे पूछा गया। ठीक है, और दिया क्या है, आर बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों,
तो देखिए यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी अभी लिखा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें लाना क्या है नीचे, आर, तो आर के सापेक्ष कर देंगे, तो दोनों पक्षों का अवकलन आर के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो आर के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो अवकलन दोस्तों कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी ए बटे डी आर इज इक्वल, यहां देखिए पाई कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, यहां पर जब इसका करेंगे तो ये पावर है, ये आ जाएगी बाहर 2, और पावर से एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। जब आर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी, इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब ये कितना बचेगा यहाँ पर पाई, और 2 इंटू आर का मान कितना दिया 5, तो कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, और ये पाई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा। अब ये देखिए एरिया है, तो एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा लेकिन, तो ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं आर के सापेक्ष, तो जब आर के सापेक्ष यहां करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फिर से सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये इसका मात्रक हो गया और ये आंसर हो गया, तो नोट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है, इसका हल कैसे करेंगे। इसमें दिया है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन दिया है, घन का आयतन, और वो भी आयतन कैसे दिया है, यहां पर आयतन दिया है परिवर्तनशील है, ठीक है। आयतन कैसा है, परिवर्तनशील। अब देखिए दोस्तों यहां से पता लगाइए 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, सेकेंड दिया है, तो यहां पर किसके सापेक्ष परिवर्तनशील है, समय के सापेक्ष, तो यहां क्या आएगा टी, dt आ गया। अब ये क्या है यहां पर वॉल्यूम, वॉल्यूम का मात्रक, तो समझ लीजिए dv बटी dt आपको यहां पर पहले से दिया गया, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। अब यहां से क्या है, यदि इसके कोर की लंबाई, अब इस ये वॉल्यूम है तो उसके कोर की लंबाई, यहां कोर मान लीजिए, माना कोर, माना घन की कोर, ठीक है दोस्तों। x मान लीजिए, a मान लीजिए, तो यहां पर x इज इक्वल कितना दिया है, यहां पर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है यहां पूछ रहे हैं, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको आप लिख दीजिए, सरफेस है तो ds बटे dt, ये पूछ रहा है किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से परिवर्तनशील है, तो आप पता लगा लीजिए यहां पर ds बटे dt आपसे पूछा गया। अब दोस्तों देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल स्टार्टिंग कहां से करेंगे, क्वेश्चन जो दिया है वो लिख लिया, कैसे पहचानेंगे वो भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को कहां से आगे बढ़ाएंगे, तो समझिए पहले दोस्तों, यहां पर अगर ये सरफेस है तो सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पहले लिखिए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहां पर 6 और इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड इसकी अभी आपने कितनी मान ली x, तो x स्क्वायर कर दीजिए, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ds बटे dt इज इक्वल 6, और यहां पर ये पावर आ जाएगी यहां, और पावर से एक माइनस हो जाएगा, और जब x के x t के सापेक्ष x का करेंगे तो हो जाएगा dx बटे dt, ठीक है दोस्तों, dx बटे dt। अब देखिए यहां पर x का तो वैल्यू आपको पता है 10 रख देंगे, dx बटे dt का वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करके पता लगाइए कि आपको ज्ञात क्या क्या करना है, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको x देखिए यहां पर दिया गया और dx बटे dt नहीं दिया गया, यदि dx बटे dt और दिया जाता तो यहां लिख देते, तो dx बटे dt तो दिया नहीं गया। अब dx बटे dt निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा,
तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका विश्लेषण यहाँ तक कर ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर घन का आयतन, तो घन का आयतन दोस्तों क्या होगा, घन का आयतन एक रास्ता यही है जो हमें dx बटे dt दे सकता है। तो घन का आयतन v वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब। तो साइड बेटा यहाँ क्या है, साइड को कितना लेट कर लिया x, तो इस पर लगा दीजिए यहाँ पर 3 पावर। अब इसका t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर dv बटे क्या हो जाएगा dt इज इक्वल, यहां पर अब पावर आ जाएगी इंटू में 3 और पावर से एक माइनस हो जाएगा। जब x के सापेक्ष जब t के सापेक्ष जब करेंगे हम x का, तो कितना हो जाएगा dx बटे dt। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर dx बटे dt आ गया। अब इसका वैल्यू यहां से निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो dv बटे dt का मान कितना दिया 9, 3 इंटू एक्स का मान कितना है दोस्तों 10। अब इसका कर देंगे स्क्वायर और इंटू dx बटे dt। तो दोस्तों देखिए 3 से डिवाइड कर दिए, 3 3 जा 9, तो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो 3 इज इक्वल टू 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 और इंटू dx बटे dt हो जाएगा। तो अब इसको पक्षांतर करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dx ओवर dt इज इक्वल 3 ओवर 100। तो dx बटे dt का वैल्यू कितना आ गया 3 ओवर 100। अब यही dx बटे dt और x का वैल्यू यहां रख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना दोस्तों नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करिए, तो जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका आगे का हल देख लीजिए इधर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना दिया था, x का और dx बटे dt का। तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 में x तथा dx बटे dt का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो कितना है ds बटे dt इज इक्वल 6 इंटू 2 इंटू 10 और dx बटे dt कितना है 3 ओवर 100। तो ये 100 से ये डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर अब कितना बचा, यहाँ 2 5 जा 10, तो कितना 6 इंटू 3 ओवर 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो इस तरीके से दोस्तों इसका कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 3 या 18 ओवर 5 ds बटे dt। अब चाहो तो इसे पॉइंट में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 पॉइंट। अब कितना बचा है यहाँ पर 3, तो 5 पॉइंट लगा के यहाँ 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो दोस्तों देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है एक किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो घट रही है इसके लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी समझिए बड़े आसान तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, एक किसी आयत की लंबाई x। तो आयत की लंबाई कितनी दी है, आयत की लंबाई दी है यहाँ पर x, जो कि 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दे रहे हैं, सेंटीमीटर, यहाँ से पहचानिए सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में और जो समय है वो मिनट में। तो क्या दिया है यहाँ पर dx बटे dt बराबर 3। अब जब घट रही है तो माइनस लगा दीजिए, इसका मात्रा लिख दीजिए सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से पहचान लीजिए। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चौड़ाई बाई आयत की चौड़ाई कितनी बता रहे हैं यहाँ पर, आयत की
चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई बाई। अब ये जो बाई है ये भी क्या है, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो पता लगा लीजिए यहाँ पर डी वाई बटे डी टी क्या दिया है, बढ़ रही है। तो कितनी बढ़ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लंबाई और ये हो गई उसकी चौड़ाई। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, जब x बराबर 10, यहाँ दिया भी है आपको कितना, x बराबर 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर, और y बराबर 6 सेंटीमीटर। y बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तब आयत के परिमाप, नंबर 1 में क्या निकालना है, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, ठीक है दोस्तों, तो आयत का परिमाप यहाँ देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो P इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू लंबाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई। अब दोस्तों देखिए इसका क्या कर देंगे, टी के सापेक्ष, क्योंकि टी लाना है डी टी, तो टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है दोस्तों, बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंशियल इसका, अब टी का जब टी के सापेक्ष करें तो कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा डी पी और ओवर डी टी। अब टू कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। अब जब एल का टी के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एल बटी डी टी, और प्लस बी का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वी। ठीक है दोस्तों, डी वी बटे डी टी। अब यहाँ पर जो एल है वो कितनी, यहाँ पर एल इन्होंने कितनी लेट की है, एक्स, तो आप भी यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ बी कितनी लेट की है इन्होंने, वाई, तो यहाँ वाई लिख दीजिए। तो इसी तरीके से यहाँ दोस्तों आ जाएगा एक्स और यहाँ आ जाएगा वाई। ठीक है, अब देखिए डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डी एक्स बटे डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 लिख दीजिए, प्लस डी वाई बटे डी टी का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। तो कितना आ जाएगा 2, अब 3 से 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, तो आंसर आ गया -2। तो इसका जो पेरीमीटर है वो -2। अब यहाँ क्या लिखें, सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कैसा हो रहा, घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, घट रहा है, क्यों, माइनस चिन्ह आ गया यहाँ पर। अब नंबर 2 में बी पार्ट में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो इसका आंसर दर देख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ देखिए क्षेत्रफल, तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर दिया था आपको डी वाई बटे डी टी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई को कितना इन्होंने माना x, चौड़ाई को माना यहाँ पर 22। तो अब इसका करेंगे यहाँ पर अवकलन। तो दोस्तों यहाँ पर अवकलन इसका कैसे करें, देखिए फर्स्ट और सेकेंड इंटू में 2 फलन है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड का सूत्र लगेगा। तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी टी इज इक्वल, अब फर्स्ट ऐसा ही रहता है तो फर्स्ट ऐसा ही, सेकेंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवकलन हो जाएगा, प्लस सेकेंड ऐसा ही, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवकलन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 10, डी वाई बटे डी टी का वैल्यू कितना है 2, प्लस y का वैल्यू कितना है 6 इंटू डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू -3। तो इसका सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या करेंगे, 10 2 जा 20 और ये 6 3 जा 18, वो माइनस का हो जाएगा, तो 20 से 18 गया 2, और ये हो गया डी ए बटे डी टी। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल जो है प्लस का आया, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, और प्रति यहाँ क्या है, मिनट है। तो इस तरीके से इसका भी आंसर कितना आ गया दोस्तों, डी ए बटे डी टी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है देखिए, इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहिए और साथ साथ में इसको नोट भी करते रहिए और अधिक से अधिक अपने इस प्यारे चैनल का सपोर्ट करिए। एग्जाम्पल नंबर 4। तो 4 में क्या है, किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में। तो कोई उत्पाद है उसकी x इकाइयाँ, जैसे मान लिया x पेन ही बिक्री हुए, तो उनसे जो इनकम हुई है, जो भी आय हुई है वो कितनी दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ दे रखे हैं, यहाँ हल डाल लीजिए, x इकाइयों के विक्रय की आय। तो x इकाइयों के विक्रय की आय कितनी दी है यहाँ पर, आर एक्स इज इक्वल कितना है 3x² और प्लस 36x और प्लस 5। ठीक है दोस्तों, से प्रदत्त है जब x बराबर 5। तो यहाँ दिया भी है आपको x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। अभी कह रहे हैं जहाँ सीमांत आय, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, और इसे शॉर्ट में कहते हैं एमआर। ठीक है, क्या कहते हैं शॉर्ट में, एमआर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एमआर हमारा अभिप्राय किसी क्षण बिक्री की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय से परिवर्तन की दर से। तो यहाँ भी परिवर्तन की दर निकालनी है, तो जब परिवर्तन की दर निकालनी है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब इसका अवकलन एक्स सापेक्ष करेंगे तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, dr/dx। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म है और ये 2 यहाँ इनटू में आ जाएगा, पावर यहाँ 1 प्लस 36 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 और ये x और प्लस का 36। ठीक है, तो यहाँ पर अब x का वैल्यू रख दीजिए। तो x का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 36, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ 6, तो 66 रुपये। तो सीमांत आय कितनी आ गई, एमआर कितना आ गया दोस्तों, 66 रुपये। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए परिवर्तन की दर x के सापेक्ष निकालनी थी, इसलिए यहाँ पर डिवाइड में dx नहीं आया, क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी था। अब यहाँ जैसे t के सापेक्ष करते तो यहाँ भी आ जाता dt। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे इस बात को लिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दोस्तों ये 5 था एग्जाम्पल। ठीक है, जो अभी अभी ये सॉल्व किया ये 5 था, और अब एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करेंगे यहाँ पर 6 को। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 में है एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। कितना है, एक घन का आयतन 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ दिया है आपको 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सेकेंड आ गया, तो dt तो आना ही आना है। अब यहाँ पर आयतन है तो यहाँ b आना है, जब b आ गया तो dv। तो आपको इस तरीके से क्या दिया गया है, 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पता लग गया। इसके बाद देखिए क्या है, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है मैंने यहाँ पर एस। ठीक है, एस इक्वल या ए इक्वल यहाँ पर लिख लीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया तो हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड को यहाँ पर देखिए क्या लेट कर लें, साइड को यहाँ पर आप ए लेट कर लो या एक्स लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ इसका ये हो गया सूत्र। ठीक, अब मान लीजिए माना
घन की कोर, घन की कोर की लंबाई, तो घन की कोर की लंबाई, अब घन की कोर की लंबाई आपको दिए तो ए इक्वल है, मान लीजिए कितनी दी है दोस्तों 12, तो 12 सेंटीमीटर दी है। अब यहाँ से सबसे पहले जो आपको ज्ञात करना है, जो आपको ज्ञात करना है, तो इसको आप डिफाइन करिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, यस, तो यस इक्वल क्या होता है 6 इंटू, अब जब भुजा को मैंने ए मान लिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब ए स्क्वायर हो जाएगा, जब यहाँ से परिवर्तन की दर निकालनी है तो डी एस बटे डी टी चाहिए। अब डी एस बटे डी टी चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, और ये पावर यहाँ आ जाएगी। अब पावर 1 बची यहाँ पर, पावर यहाँ कितनी बची 1। अब जब ए का टी के सापेक्ष करेंगे तो डी ए बटे डी टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि हमें ये निकालना है, इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पता होना चाहिए, वो आपको 12 दिया गया, और डी ए बटे डी टी का वैल्यू पता होना चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अब वो किसके रास्ते से निकालेंगे, यहाँ से आ जाओ, ठीक है दोस्तों, इससे निकालेंगे। तो यहाँ से निकालिए डी ए बटे डी टी, यहाँ लिख देंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कितना है आयतन, तो यहाँ पर घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, भुजा की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो भुजा कितनी लेट कर लिया दोस्तों ए, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर v इक्वल लिखेंगे कितना, ए की पावर 3। अब इसका कर दीजिए यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा डी वी बटे डी टी इज इक्वल 3 पावर आ जाएगी यहाँ, और पावर यहाँ बची है 2। अब ए का जब टी के सापेक्ष करेंगे तो डी ए बटे डी टी आ गया। तो यहाँ से दोस्तों डी ए बटे डी टी का मान निकाल के और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी वी बटे डी टी का मान कितना दिया 7, 3, ए का वैल्यू कितना दिया 12, इसका स्क्वायर, और इंटू डी ए बटे डी टी हो जाएगा। तो दोस्तों 7, अब ये इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 12 भी यहाँ पर 144 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब कितना बचा है यहाँ डी ए बटे डी टी, ठीक है दोस्तों। तो अब डी ए बटे डी टी का वैल्यू यहाँ से लेके और यहाँ इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है, लिख दो यहाँ इस तरीके से, दिस इंप्लाइज दैट डी ए बटे डी टी इज इक्वल कितना आ गया दोस्तों 7/3 इंटू 144। ये मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो बाकी का इतना नोट कर लीजिए, बाकी का हल इधर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो भी आपको दिया जाए उससे पहले नोट कर लीजिए, जो आपसे पूछा जाए उसका विश्लेषण कर लीजिए, उसके विश्लेषण से आपको क्लियर ये पता लग जाएगा कि क्या क्या इस क्वेश्चन में हमको चाहिए जिससे कि ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसका विश्लेषण किया तो यहाँ पर ए चाहिए, तो ए का तो वैल्यू 12 है यहाँ पर। अब जैसे डी ए बटे डी टी है, ये कहाँ से लाएँ, क्वेश्चन में नहीं है, तो ये किसकी मदद से, यहाँ पर डी ए बटे डी टी की मदद से लेके आएंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, जो मान आपको प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं दिया गया है वो किसी न किसी फॉर्म में अप्रत्यक्ष रूप में आपको दिया रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए दिया था, इसके अंदर क्या था डी ए बटे डी टी निकल के आ गया, वो यहाँ रख दिया। अब इसका आगे का हल देख लीजिए, तो कितना निकल के आया था 3/7 इंटू 144। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी एस बटे डी टी, डी एस बटे डी टी नहीं, डी ए बटे डी टी तथा ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 दिया है डी एस बटे डी टी इज इक्वल 6 इंटू 2 इंटू 8 12, और डी ए बटे डी टी का मान कितना आया था 3/7 इंटू कितना आया, सॉरी 7 ओवर है, ठीक है दोस्तों, 7/3 इंटू 12 इंटू 12 मतलब 144 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या 12 से डिवाइड करें तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा दोस्तों डी एस बटे डी टी, यहाँ बचा हुआ है 7/3, 7/3 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड।
तो इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 7 में दोस्तों दिया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में, जैसे पानी भरा हुआ है, मान लीजिए पानी है, तो इसमें आप पत्थर डालेंगे तो इस टाइम में कुछ तरंगे बनती चली जाएंगी ऐसे। ठीक है दोस्तों, ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। इस तरीके से ये तरंगे किसका रूप ले लेती हैं, वृत्त का रूप ले लेती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि स्थिर झील चल नहीं रही है, उसका पानी जो है उसमें भरा हुआ है, एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं, तो वृत्तों के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ से आप पता लगाइए सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या दिया रहा होगा है, ये क्या है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता लगाएंगे यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर, अब रेडियस होगी, इसकी त्रिज्या होगी, भाई क्षेत्रफल होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, तो यहाँ पर क्या होगी इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या डी आर बटे डी टी आपको दिया गया कितना से 4। ठीक है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लीजिए यहाँ पर, पता लग गया इससे कि यहाँ पर डी आर बटे डी टी है, क्योंकि वृत्त में रेडियस, ठीक है, वृत्त में क्या होगा, त्रिज्या होगी। अब यहाँ पर जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, आपको त्रिज्या अलग से दी गई, कितनी है, त्रिज्या आपको दी गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं यहाँ पर, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, क्या, एरिया, और किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए यहाँ पर, इधर देख लीजिए, यहीं से लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसे ए के लिखिए, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी ए बटे डी टी। अब यहाँ पाई कांस्टेंट है दोस्तों, तो ये 2 पावर इंटू में आ जाएगी और पावर 1 रहेगी, जब आर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बटे डी टी हो जाएगा। और सभी वैल्यूज आपके पास हैं तो यहाँ पुट कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इधर देख लीजिए, तो डी ए बटे डी टी इज इक्वल पाई एज इट इज टू एज इट इज आर कितना है 10, और डी आर बटे डी टी कितना है यहाँ पर 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 4 जा 40 और 42 जा 80, तो 80 पाई। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो डी ए बटे डी टी आ गया, डी ए बटे डी टी कितना आ गया, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरीके से, तो देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिए थे इसमें लास्ट एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल नंबर 8, इसका हल देखते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में, cx बराबर एक इक्वेशन दिया है आपको, कितना दिया है, 0.05 एक्स स्क्वायर और माइनस 0.02, यहाँ पर एक्स क्यू है दोस्तों। ठीक है, एक्स क्यू है, यहाँ है एक्स स्क्वायर, और इसके बाद दिया है प्लस 30x प्लस दिया है दोस्तों 30x और प्लस 5000। ठीक है, कितना दिया है 5000 से प्रदत्त है सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित की जाती हैं, जहां अब x का मान जो इकाई में दिया था वो कितना दिया है, यहाँ पर x का वैल्यू आपको दिया है 3 इकाई। ठीक है, तो
उत्पादित की जाती हैं, जहाँ सीमांत लागत से हमारा व्यापार किसी दर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत से तात्कालिक परिवर्तन की दर है। तो दोस्तों यहाँ लास्ट में दिया परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर निकालेंगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे, यहाँ पर अवकलन कर देंगे। तो लिखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी बटे डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा और ये पावर इनटू में आ जाएगी और एक्स की पावर कितनी 2 रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। माइनस इसी तरीके से 0.02 और यहाँ आ जाएगा 2 और ये एक्स और प्लस 30 और एक्स का करेंगे तो 1 और ये कांस्टेंट टर्म है इसका हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो 5 3 या 15 और आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पर लगेगा क्या, पॉइंट, और ये बचा हुआ है अभी एक्स स्क्वायर और माइनस, इसी तरीके से 2 आ 4 हो जाएगा तो 0.04, ठीक है दोस्तों, इंटू एक्स और प्लस ये हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स कितना रखेंगे 3, तो जहाँ जहाँ आपको ये दिख रहा है क्या एक्स, वहाँ आप क्या रखेंगे 3, तो 0.15 इंटू 3 अब इसका स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू एक्स, ये हो गया 3 और प्लस ये हो गया 30। तो देखिए दोस्तों अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो कितना आ जाए 0.15 इंटू 3 3 या 9 माइनस 0.04 इंटू 3 और प्लस का 30। अब इसका बाकी का सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 और ये पॉइंट बेटा कहाँ लगेगा आफ्टर 2 डिजिट, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है डी सी बटे डी एक्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस, तो 4 3 या 12, तो ये 12 हो जाएगा और ये आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट लगेगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 30। तो इसको अब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे देखिए, तो देखिए दोस्तों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 30 में ये ऐड कर दो और ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो 30 में 1.35 ऐड करेंगे तो 31.35 हो जाएगा और माइनस 0.12 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ 5 से 2 जाएगा तो कितना 3 से जब बन जाएगा 2 पॉइंट और यहाँ 1 यहाँ 3, तो इसका आंसर ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर इस बुक में आंसर में थोड़ी त्रुटि है, वहाँ क्वेश्चन तो ये दिया था, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कितना लिखा है यहाँ पर सी एक्स, यहाँ लिखा है दोस्तों 0.005 एक्स क्यूब माइनस कितना लिखा है 0.02 एक्स स्क्वायर और प्लस का 30x और प्लस 5000 इतना लिखा हुआ है। अब जब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आंसर वो मैच करेगा, ठीक है। उसमें भी आंसर में थोड़ी त्रुटि है, लेकिन जो हमको क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका इतना ही आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर सही है, इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे, इसमें 8 एग्जाम्पल थे, तो इसमें जो है 8 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से आपको विधिवत क्लास अब इस एग्जाम्पल की मिलती रहेगी और एक्सरसाइज की भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक आपसे बस वही रिक्वेस्ट है, अपने इस प्यारे से चैनल का सपोर्ट करते रहिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करिए। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का सलूशन होगा और इसके बाद जो भी इसके एग्जाम्पल हैं बाकी वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो 1 बाय 1 करके सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल हैं उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल से भी आते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल को भी सॉल्व करवाएंगे और एक्सरसाइज को भी साथ साथ में सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।